कोई सेक्शन किसी को याद है? सर 73 to 76. ना सिर्फ डिपॉजिट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 73. ना 2 सबसेक्शन 31 ने डिफाइन किया है डिपॉजिट को। सो इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे? पब्लिक डिपॉजिट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। डिपॉजिट क्या है? कोई भी सम ऑफ मनी जो तुमको मिलता है, या लोन के रूप में होगा या अदर रूप में, बट डज नॉट इंक्लूड। मैंने कितने कैटेगरीज बोले थे जो इंक्लूडेड नहीं है? टोटल 17 कैटेगरीज, जिसमें से तुम्हारे बुक में पेज नंबर 26 में करीबन 8 दिए हुए हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको सिर्फ लिखना है कि यदि मैं लोन फ्रॉम गवर्नमेंट लेता हूँ, फ्रॉम बैंक लेता हूँ, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स लेता हूँ, तो वो डिपॉजिट का दर्जा प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि डिपॉजिट के अलग कायदे हैं, वो सेक्शंस भी अलग है। इसलिए जो भी रिसीट ऑफ मनी में लोगों से लेता हूँ, ठीक है, या तो डिपॉजिट या लोन के रूप में, वो सारा डिपॉजिट कहलाएगा, एक्सक्लूडिंग वो 17 कैटेगरी जो आरबीआई ने दिया हुआ है। लॉजिक समझ में आया सबको? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसके ऊपर बताने वाला नहीं हूँ। सो डिपॉजिट एक रिसीट ऑफ मनी है, एक प्रकार का लोन है जो तुम लेते हो, और 17 कैटेगरीज है जो डिपॉजिट का मान्यता प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। फिर कौन से 4 कैटेगरीज है जो 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 संस्थाएं पब्लिक डिपॉजिट का रूप नहीं ले सकते? क्लियर है? कौन कौन से 4 है? SBI, सबसे पहला कौन सा है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी बैंकिंग नहीं ले सकता, फिर एनबीएफसी नहीं ले सकता, हाउसिंग फाइनेंस नहीं ले सकता, और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी बताया तो वो लोग नहीं ले सकते। मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा था एग्जांपल बैंकिंग कंपनी का? SBI, एचडीएफसी, कुछ भी बोलो। फिर एनबीएफसी में किसका मैंने SBI, एग्जांपल दिया बजाज था? फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, बजाज, मुथूट, फिर चोलामंडलम, बहुत सारे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में HDFC लिमिटेड सर। ठीक है। नाउ एलिजिबल प्राइवेट कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें सबसे पहले जो अभी ये जो है आज का लेक्चर अभी जो होगा वो टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, और तुमको इजी पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में मुझे बताओ कौन सी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है? सारे, लेकिन किससे? मेंबर से। सिर्फ पब्लिक से कौन सी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, मुझे बताओ। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, समझ में आया? सारे के सारे कंपनी मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। नंबर 1 सेक्शन 73। सारे के सारे कंपनी पब्लिक से, आउटसाइडर से डिपॉजिट नहीं ले सकते, एक्सेप्ट 2 कैटेगरीज। कौन सा? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज भी जो एलिजिबल होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट कौन सा? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। एलिजिबल पब्लिक कंपनीज का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 76। सेक्शन 76। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए 2 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया तुमने क्लियर किया तो चलेगा। कौन सा क्राइटेरिया नंबर 1 है? सर 100 करोड़ का नेटवर्थ। हाँ, अब्दुल कादिर को क्या पूछना चाहता है? सर आवाज अटक रहा है। क्या अभी क्लियर है? सब मोबाइल सब हाँ सर। हाँ, ये भी 63% पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। नाउ सबसे पहले तुम लोग के बैकग्राउंड में जिसका आवाज आ रहा है म्यूट करो। एलिजिबल पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज है जिसके 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। 2 क्राइटेरिया कौन से? पहला नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना होना चाहिए उसका? कम से कम 100 करोड़। 100 करोड़। व्हाट इज नेटवर्थ? 3 चीजें हैं उसमें। कौन कौन से 3 चीजें हैं? नंबर सर 1 टोटल कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, और तीसरा शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले उसको शेयर प्रीमियम बोलते थे, या टर्नओवर 500 करोड़। ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है बोलो फ्रॉम द पब्लिक?
फ्रॉम द Sir, पब्लिक कितना 25. 25%. 25%। यदि सपोजिटली एबीसी लिमिटेड है, उसका एबीसी लिमिटेड है, उसका नेटवर्थ इज लेट अस प्रेज्यूम 100 करोड़, तो वो कितना ले सकती है पब्लिक से? 25% मतलब कितना ले सकती है? 25 करोड़। और मेंबर से कितना ले सकती है? 10 crores. 10% मतलब कितना? 10 करोड़। सो इन ऑल कितना ले सकती है? 35 करोड़ मतलब कितना? 35%। सो अब अपर सर्किट कितना है? 35%। गवर्नमेंट कंपनी का कितना माना जाएगा? 35%। आया समझ में तुमको ये पार्ट? सर मतलब दोनों कंपनी मतलब जो ये मतलब पब्लिक कंपनी मतलब जो एलिजिबल कंपनी उसका भी और गवर्नमेंट कंपनी का सेम है सर अपर सर्किट? नहीं, सेम नहीं है। एलिजिबल कंपनी का पब्लिक से 25% प्लस मेंबर्स ने दिया तो 10%। गवर्नमेंट कंपनी का फ्लैट 35% है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का 25% प्लस 10% है। समझ में है फर्क? तो गवर्नमेंट हाँ सर। कंपनी का 25 नहीं बोल सकता, बट एलिजिबल का 25 प्लस 10 है। समझ ओके में है सर। अभी हाँ कंसेप्ट? सर। यस सर। ओके। ये वापस से इसको मुझे अभी मैं नोट्स में आ रहा हूँ, वापस से हम एक बार देखेंगे। शायद नोट्स ये एग्जिट कर जाता है ऐसा लग रहा है मुझे। जब मैं इसको 360 लेता हूँ तो ये पीपीटी ने शायद एग्जिट किया है। मुझे एक और बार स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। मिनट, स्क्रीन अभी भी शेयर हो रहा है कि रुक गया है शेयरिंग? ओके सर। रुक सर. ठीक है, मुझे लगता है मुझे मिल चुका है। क्या तुम्हारे सामने ये आ गया? यस और नो? शेयर हुआ है यस स्क्रीन? सर। ठीक है, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेने वाला हूँ जो कि तुमने, अब तुमको बहुत इजी लगेगा। सवेरे का लेक्चर थोड़ा सा हेवी डोज में था, अभी सिर्फ नंबर्स और आंकड़े हैं, बस तुमको वो याद रखना है, बाकी तुम्हारा फटाफट होते जाएगा। एक मिनट, अभी मेरे से, हाँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम मैं 360 इतना डिटेल यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्लियर हो रहा है ना। तुम्हारा नोट सामने लाया? तुम्हारे नोट सामने लाया तुमने? तुम्हारे पेज नंबर 80 में आया हो? यस और नो? यस और नो? Yeah. सर ओके सर, सबसे पहले डिपॉजिट के ऊपर तुमने क्या लिखा था? सेक्शन 73 टू 76 सबने लिखा था? यस और नो? सबने लिखा था? क्या मैं इधर आ जाऊं? Yes, sir. टर्म, ओके। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में आ रहा हूं मैं। सब लोग तैयार? टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट नंबर 1 ना। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है? मेरा पहला सवाल, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से ले सकती है? यस और नो? नहीं सर। नहीं। किससे ले सकती है? मेंबर से। Public. Members and कितने directors. तक ले सकती है? लिमिट कितना है? 100. 100%। लेकिन इफ इट इज अ स्टार्टअप कितना ले सकती है? अनलिमिटेड। 100% से ज्यादा भी चले। More than 100%. मोर देन 100 मतलब अनलिमिटेड में आता है वो, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी के 3 क्राइटेरिया समझ में है? तुम बोलोगे कौन से 3 क्राइटेरिया? क्राइटेरिया नंबर 1, a private company cannot accept deposit from the public, number 1. Number 2, it can accept deposit to the extent of 100% from its members or directors or relatives of directors, number 2. Number 3, it can accept more than 100% on a specific class of private company, namely startup. 3 पॉइंट समझ में आया प्राइवेट कंपनी के? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. फिर नंबर 1 में बी, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब कौन सी अच्छा, उसके पहले एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया बताओ, क्या है एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया? 25% ना एलिजिबल पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन बताओ। 76। वेरी गुड, सेक्शन 76। उसके कब एलिजिबल होती है पब्लिक कंपनी? Sir, net worth 100 crore. टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होता है. Turnover और 500. वेरी गुड। यदि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं होता है,
सपोजली नेटवर्थ 50 करोड़ रहा तो वो क्या बन जाएगा, पब्लिक कंपनी अदर Public देन company. एलिजिबल कंपनी। तो फिर वो कितना डिपॉजिट ले सकती है, 35%. 25%। 25%, sorry. वेरी इंपॉर्टेंट, किससे ले सकती है, पब्लिक से क्या मेंबर से? पब्लिक नहीं, बिल्कुल नहीं, पब्लिक से सिर्फ एक मेंबर से ना सर? मेंबर से, पब्लिक से नहीं ले सकती। समझ में आया? तुम्हारे बुक में अंडरलाइन करो, यदि तुमने अंडरलाइन नहीं किया तो अंडरलाइन करो मैं जो बोल रहा हूँ। सो इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी which is other than the eligible company, it can only accept deposit from members to the extent of 25%. 2 पॉइंट समझ में आया तुमको, यस और नो? किसी को कुछ डाउट है, यस और नो? नो सर। No, नहीं sir. समझा? No. आगे बढ़ू? यस सर। नहीं सर, समझा. ठीक है। Yes, sir. वापिस से एक बार, तुम बोलोगे बार बार क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, मेरे एक्सपीरियंस से आता ही है। ओके, नाउ लेट अस कम टू अगेन डिफाइन करो एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सेक्शन 76 में डिफाइन करो क्या, हु इज एलिजिबल कंपनी हुज नेटवर्थ इज 100 100 crore crore. and more more. than 100 crores and whose turnover is more than 500 crore. 500 crores। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, 500 एलिजिबिलिटी crores and more. परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है, फ्रॉम द मेंबर्स हाउ मच दे कैन कलेक्ट, 10%। 10%। ठीक है, फ्रॉम द मेंबर्स 10% एंड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स 25%। 25%। 25%. सो 10 प्लस 25, सर्किट कितना है उनका, 35%. 35। और सिर्फ पब्लिक कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी उनका सर्किट कितना है, 25%। इफ इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी उनका सर्किट कितना है, 25%. नहीं गवर्नमेंट कंपनी का सर्किट 25 नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी का सर्किट कितना है, 35 मेरे को 35. पब्लिक का लगा. 35%। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका, यस और नो? यस सर। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहा हूं, क्या सब लोग तैयार है सुनने के लिए, यस और नो? अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे तुम ऑनलाइन करते जाना, या मैं बोलते जाऊंगा। नाउ जो अपना क्वेश्चन है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशन का नंबर 2 जो है, नाउ एलिजिबल कंपनीज तुमने देख लिया, लेकिन टाइम फ्रेम क्या है जिसको हम मैच्योरिटी पीरियड बोलेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड, ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूं। जो भी कंपनीज डिपॉजिट लेते हैं मेंबर्स या पब्लिक से, उनके लिए एक मैच्योरिटी पीरियड है। मिनिमम कितना है मैच्योरिटी पीरियड, मिनिमम इज 6 months। ठीक है, 6 months. मिनिमम इज 6 months, मैक्सिमम इज 36 months, मतलब 3 years। सो तो पब्लिक डिपॉजिट कम से कम कितने टाइम के लिए ले सकते हो, 6 महीना। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो, 36 महीना। क्या लॉजिक समझ में है सबको? टाइम फ्रेम क्या है, मिनिमम 6 महीना, 6 to 36 मैक्सिमम months. कितना है, 36 महीना। और उसमें परसेंटेज कितना है, अभी जो डिस्कस किया था 35% गवर्नमेंट और ये 10 प्लस 25 वो क्राइटेरिया। लेकिन कोई कंपनी बोलती है कि भाई हमको डिपॉजिट एकदम कम टाइम के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम कम टाइम के लिए अलाउड करते हैं, यदि तुम मिनिमम 3 months, उससे कम नहीं ले सकते, मिनिमम 3 months के लिए तुम लेना चाहो, मिनिमम 3 months और मैक्सिमम 6 months, मतलब कि क्योंकि 6 महीने के ऊपर तो क्राइटेरिया 6 और 36 महीने का लागू होता है, तुम कम से कम 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए यदि लेते हो तो तुम ले सकते हो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि तुमको कम से कम तुम रकम सिर्फ 10% ले पाओगे। किस चीज का, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल नेटवर्क मतलब नेटवर्थ। नेटवर्थ यदि 100 करोड़ है तुम्हारा और तुमको सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, तो तुम 100 करोड़ का 10% कितना होगा बताओ, 36 months. 10% कितना होगा 100 करोड़ का, 10 crore. 10 करोड़। तो तुम 10 करोड़ ले सकते हो 3 और 6 महीने के बीच में। हाँ, तुमको 6 महीने से ज्यादा चाहिए तो 6 महीना कम से कम और 36 महीना,
मतलब 6 महीना मिनिमम और 36 महीना, तो तुम्हारा 35% का क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। लेकिन तुम यदि सिर्फ 3 महीने के लिए लेना चाहते हो तो तुमको परमिशन है, लेकिन तुम्हारा रकम पे परसेंटेज पे काफी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो परसेंटेज का रेस्ट्रिक्शन कितना है बताओ? 10%। 10 करोड़। मतलब यदि 100 करोड़ रहा नेटवर्थ, तुम्हारा नेटवर्थ 1000 करोड़ रहा, उसका 10% तो 100 करोड़ हो जाएगा। 1500 करोड़ रहा तो 10% हो जाएगा 150 करोड़। सो टाइम फ्रेम क्या है पब्लिक डिपॉजिट का बताओ? मिनिमम कितना है? 6 10%, महीना। 3 months, Okay. 6 months and 30 months. यस, मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम कितना है? 36 महीना। Maximum 6 months. क्या तुम 6 महीने से कम ले सकते हो? द आंसर इज यस। कितने तक? कम से कम 3 महीना और ज्यादा से 36 ज्यादा 6 महीना। Maximum 6 months. लेकिन उसके लिए तुम्हारा नेटवर्थ का क्राइटेरिया कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%. 10%। क्या तुम्हारा Yes. पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ? तुमको बस इतना याद रखना है कि a company can accept deposit for minimum 6 months and maximum 36 months, which is 3 years. But उसमें 25, 35 सब लागू हो जाता है। 35% का सर्किट है। But if a company wants to accept deposit less than 6 months, can it accept? The answer is yes. The minimum time frame is 3 months minimum and maximum 6 months. But Percent. in that case, it can only accept deposit to the extent of 10% of its net worth. क्या point number 2 clear हुआ? Yes or no? Yes, sir. Okay. Number 3, no demand deposit. What is this demand deposit? अब ये बोलता है कि यदि कंपनी ने इशू किया सपोजिटली 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ किया, क्या कंपनी ऐसे क्राइटेरिया रख सकती है कि तुम जब चाहो मांगो कंपनी से? द आंसर इज नो। इंस्टेंट मांग नहीं सकते। तुमने आज दिया है तो कम से कम टाइम फ्रेम क्या है? 6 महीना। ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम क्या है? 36 महीना। नाउ इसमें एक कायदा है कि तुम क्या प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो? द आंसर इज यस। अब नाउ तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डिमांड डिपॉजिट और प्री मैच्योर विड्रॉल में फर्क क्या है, वो मैं बताता हूँ। नाउ डिमांड डिपॉजिट मतलब सपोजिटली तुम कंपनी हो, ठीक है, मैं तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए जमा करता हूँ और परसों ही तुमको बोलता हूँ 10 करोड़ दो, वो तो डिमांड डिपॉजिट हो गया, जब चाहे मैंने मांगा। तो डिमांड डिपॉजिट का परमिशन है ही नहीं। कोई भी कंपनी डिमांड डिपॉजिट के तौर पर इश्यू नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट सिर्फ बैंक्स को अलाउड है। तुम्हारा सेविंग्स और करंट अकाउंट पता है ना? सुना है तुमने सेविंग्स और करंट अकाउंट? हाँ सर. हाँ सर। उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। Yes. तो सिर्फ वो बैंक्स को अलाउड है और किसी को अलाउड नहीं है। अच्छा, प्री मैच्योर जो विड्रॉल है वो थोड़ी देर में मैं वापस बताऊंगा कि उसके कायदे क्या है, उसका डिस्कशन अभी होएगा थोड़ी देर में। क्या तुमको इनिशियल कायदे क्लियर हुए? इनिशियल कायदे क्या बोल रहा है कि पीरियड डिपॉजिट 6 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 36 महीना, ऑब्जेक्टिव्स में आता ही है। और 3 से 6 महीना भी ले सकते हो, लेकिन नेटवर्थ का सिर्फ 10%। क्या डिमांड डिपॉजिट ले सकते हो? द आंसर इज नो। अच्छा, जो पहले का कायदा था सिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, नाउ जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से लेती है तो उनको ऑप्शन दिया हुआ है, तुम सिक्योर्ड मतलब तुम कुछ संपत्ति गिरवी भी कर सकते हो, तुम कुछ संपत्ति गिरवी नहीं भी कर सकते हो। आया समझ में? पार्शियल गिरवी मतलब अनसिक्योर्ड होता है। यदि तुमने पार्शियल किया मतलब सिक्योरिटी 3 रूप में होगा। तुम लिख सकते हो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तुम बोल सकते हो या तो नो सिक्योरिटी होगा, बिल्कुल गिरवी कुछ भी नहीं, ठीक है, या तो फिर पार्शियल होगा, पार्शियल सिक्योरिटी, या फुल सिक्योरिटी होगा। बराबर है? गिरवी 3 प्रकार से होगा, या तो नो सिक्योरिटी या पार्शियल सिक्योरिटी या फुल सिक्योरिटी। ना पार्शियल सिक्योरिटी को नो सिक्योरिटी माना जाता है। तुमने आधा गिरवी रखा तो वो नो सिक्योरिटी में आएगा, काउंट नहीं होगा। तुम फुल सिक्योरिटी गिरवी रखते हो तो अच्छी बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं डिस्कस करता हूँ। नो सिक्योरिटी और पार्शियल सिक्योरिटी जब भी तुम करते हो तो तुमको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जब तुम दोगे तो तुमको पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी जो से 100 करोड़ तुम्हारा नेटवर्थ है तो 35 करोड़ जो ले रही है तुमसे, तो पैसा मैं ले रहा हूँ 35 करोड़ का, लेकिन मैं गिरवी कुछ नहीं दे रहा हूँ तुमको। ये तुमको एडवर्टीजमेंट में क्लियर बताना पड़ेगा
कि द कंपनी हैज इश्यूड डिपॉजिट टू द एक्सटेंट ऑफ 35 करोड़, लेकिन गिरवी कुछ भी नहीं है। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? Yes. फिफ्थ पॉइंट में आता हूं मैं। अभी तुम्हारा फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट पॉइंट अभी कॉमन सेंस है, एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन एक्चुअली इन्होंने सीक्वेंस थोड़ा गलत दिया है। मैं तुमको थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ जिससे तुमको याद रखना आसानी होगा। इन्होंने जो सीक्वेंस दिया है थोड़ा उल्टा पलटा कर दिया है। मैं तुमको अभी मैं मेरे सीक्वेंस एक स्टोरी तो नहीं, पर एक सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले तुमको जब डिपॉजिट करना होगा, ठीक है, तो तुमको एक रजिस्टर, आरओसी पता है ना, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सुना है तुमने? डीपी, हाँ सर। रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यस अब ध्यान से देखो, तुमको मैं स्टोरी के तौर पर बता रहा हूँ, सीक्वेंस के तौर पर, स्टोरी नहीं सीक्वेंस है। अब तुमने डिसाइड कर लिया, क्या तुम लोग को बाहर दूसरा आवाज का डिस्टर्ब हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, दो आवाज? नहीं सर। ओके सर वो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है सर। एक मिनिट में अजून किती टाइम लागेल? शायद हो गया, दिखता है मुझे। ठीक है, बस इनका नजदीक है। अब मैं तुमको बोलता हूँ, इनका सीक्वेंस के बजाय तुम आज के आज या तुरंत अभी लेक्चर के बाद नोट्स बनाओगे इसका। जब तुम नोट्स बनाओगे तो मैं जो सीक्वेंस दे रहा हूँ ना, वो सीक्वेंस से तुम करना तो तुमको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तुम सीक्वेंस, एक मिनट, नंबर 1 क्या करोगे? पहले तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमने समझा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तुम्हारा है टर्म्स एंड कंडीशंस। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारा? क्वेश्चन क्या है पहला? Yes sir. अच्छा, इसमें सबसे यूजलेस है जूम वाले। अच्छा, नाउ पहला ये पार्ट तो तुमको समझ गया होगा। पॉइंट नंबर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शायद समझ गया होगा, बराबर है? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट समझा ना, 35%, 100%, 25%। यस सर। अच्छा, पीरियड ऑफ डिपॉजिट भी क्लियर हुआ रहेगा? क्या पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्लियर है? यस और नो? नंबर 3, डिमांड डिपॉजिट भी क्लियर है ना। फोर्थ पॉइंट तुम क्या करना, मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ जिससे तुमको एक सीक्वेंस मिलेगा। तुम फोर्थ पॉइंट इसको बोल देना। अब तुम लोग सपोजिटली 7 जन हो, तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ठीक है? तुमको तुम एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो गया, बर्तन हो गया तो अभी तुमको इजी जाएगा। नाउ तुम लोग एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, इसका मतलब तुम पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए तैयार हो, तुम्हारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको एक गवर्नमेंट का दिया हुआ फॉर्म है जिसको तुम लिख सकते हो, ये DPT-1। ये DPT-1 फॉर्म है। ये जो फॉर्म है DPT-1 फॉर्म, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, या टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना मिला, ठीक है, कितना मिलने वाला है। ये DPT-1 फॉर्म तुम जाओगे और रजिस्ट्रार को दोगे, ठीक है? सबसे पहला प्रोसीजर क्या करोगे, तुम किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास जाओगे। कौन सा फॉर्म सबमिट करोगे मुझे बताओ? DPT-1, ये डिपॉजिट नंबर 1 फॉर्म सबमिट करोगे। तुम्हारा प्रोसीजर समझ में आ गया? तुम्हारा कंपनी एलिजिबल, फिर परसेंटेज का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, टाइम फ्रेम का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, तुम डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते वो क्लियर हो गया। अभी सिक्योर्ड से भी पहले तुम ये पॉइंट लिखो, तुम पहले जाओगे रजिस्ट्रार के पास, कौन सा फॉर्म सबमिट करोगे मुझे बताओ? DPT-1 फॉर्म सबमिट करोगे। अच्छा, बेसिक वो फॉर्म क्या है, उसमें तुम अपना डिटेल्स दे रहे हो कि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बाद तुम अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग कराना पड़ता है, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। हर एक कंपनी को, जैसे कि तुम्हारा BYK कॉलेज को NAC कमेटी बोलता है ना, ABC दिया हुआ, तुमने देखा है NAC कमेटी का?
क्राइटेरिया ए बी सी देखा है, लिखा हुआ ब्लू कलर के बोर्ड में चिपकाया हुआ रहता है दीवार में, ए रेटिंग देखा है किसी ने? तुम कॉलेज जाते हो तो काय का देखते हैं, ठीक है। क्या तुमने रेफ्रिजरेटर में देखा है रेटिंग लाल स्टार रहते हैं, 4 स्टार 5 स्टार? यस हाँ, सर। वैसे ही यस सर। हर एक कंपनी का Yes, sir. रेटिंग रहता है, ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सिंगल बी, सी और डी, ऐसे टोटल 8 रेटिंग रहता है कंपनीज को, ठीक है, वो रेटिंग। सो ये जो डीपीटी 1 फॉर्म तुम सबमिट करोगे, किसके पास सबमिट करोगे? रजिस्ट्रार के पास। जैसे ही रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया, तुमको 30 दिन वेट करना पड़ेगा। तुमने 30 दिन वेट किया, उसके बाद तुम रजिस्ट्रार के पास जैसे क्लियरेंस आ जाता है 30 दिन, उसके बाद तुम एडवर्टाइजमेंट करोगे। सो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को और पीछे वापस जा रहा हूँ। अब क्राइटेरिया नंबर 1 सबको समझ में आया? क्राइटेरिया नंबर 1 क्या था? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्लियर है, प्राइवेट वो पब्लिक देखा और है। एलिजिबल। उसके बाद पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्लियर है, नो डिमांड डिपॉजिट। यस सर। अनसिक्योर्ड के बजाय मैंने तुमको क्या बोला? तुम किसके पास जाओ? रजिस्ट्रार के पास। सो तुम्हारा पॉइंट यस नंबर सर। 4 क्या होगा? इधर तुम यहाँ पे जोड़ सकते हो चाहिए तो। 4 क्या होगा? पॉइंट फाइल अ कॉपी, जो पेज नंबर 86 में है ना, तुम वो जोड़ो, फाइल अ कॉपी DPT1 विद रजिस्ट्रार, ऐसे तुम बोलोगे, ठीक है, विद रजिस्ट्रार। लॉजिक समझ में आया? तुम्हारा 4th पॉइंट क्या होगा जिससे तुमको लर्निंग आसानी होगा? जैसे ही तुम्हारे, हाँ मुस्तफा नथा जी क्या बोलना चाहता है? सर अभी कोई ज्वाइंट हुआ था सर 10वां सर। सॉरी, सर भी 10 पार्टिसिपेंट बताया था सर। मीटिंग लॉक्ड है मुझे लगता है। लॉक्ड है, कोई नहीं आ सकता, कोई चिंता सर नहीं। लेकिन मीटिंग इसमें 10 बताया था। नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे सामने कोई चुपके से एग्जिट कर नहीं, लॉक्ड है, स्टार्टिंग से लॉक्ड है मीटिंग। हो सकता है अब्बास एक बार एंट्री किया था, एग्जिट किया था, फिर एंट्री किया था, इसके हिसाब से अब्बास का डबल आ रहा होगा। हेलो हाँ अब्बास सर। क्या बोलना चाहता है? सर वो मेरा बैटरी लो है और सर यहाँ पे लाइट भी बंद है, तो सर अभी एग्जिट होना पड़ेगा। हाँ तो अब्बास का एंट्री से एग्जिट हुआ इसकी वजह से, तो वो ठीक है। मीटिंग लॉक्ड है, कोई नया नहीं कर सकता है। अब्बास एग्जिट करके एंट्री कर सकता है शायद, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ओके सर। ये वापस गड़बड़ी हो गया, इसको वापस मुझे सेट करना पड़ेगा। 1 मिनट है, 1 मिनट। इसको अभी नंबर का चिंता मत करो, एक बार मीटिंग लॉक कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर अभी 1 मिनट मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, वापस से एक बार स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। बाल भारती, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? यस। नाउ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो तुम पहला पॉइंट क्या बताओगे, क्या करोगे? पहला पॉइंट अमाउंट हाँ ऑफ सर, अमाउंट सर, दूसरा पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्लियर हुआ सबका? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, नो डिमांड पीरियड। हाँ डिपॉजिट। सर, पीरियड चौथा ऑफ पॉइंट मैंने क्या बोला था अभी जो लिखवाया था तुमको, कि तुमको रजिस्ट्रार के पास जाना है, डीपीटी 1 फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद सर नेक्स्ट वो पॉइंट डीपी फॉर्म। डीपीटी में तुमको बोलते हैं ना, तुम 10th पास हुए, फिर तुमको मार्कशीट मिला, फिर तुम कॉलेज में गए, फिर तुमने फीस सबमिट किया, फिर तुमने लेक्चर किया। सीक्वेंस समझ में आ रहा है तुमको? मैं वो सीक्वेंस तुमको दे रहा हूँ, तो तुमको क्या सीक्वेंस आसान लगेगा। तुम रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास डीपीटी 1 सबमिट करो, उसके बाद 30 दिन बाद कंपलसरी 30 डेज के बाद तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे। आया समझ में? तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे और मेरा मार्किंग, हाँ यहाँ पे तुम कितने दिन बाद बोलोगे, यहाँ पे भी दिया हुआ देखो, 30 डेज के बाद दिख रहा है तुमको ये। 30 डेज के बाद रजिस्ट्रार के पास कौन सा फॉर्म सबमिट करोगे मुझे बताओ? DPT1 दैट इज डिपॉजिट, DPT1 इज डिपॉजिट, ठीक है। DPT1 सबमिट करोगे, उसके बाद तुम मेंबर्स रहेगा तो सर्कुलर करोगे, ठीक है ना, मेंबर्स रहा तो सर्कुलर भेजोगे, और या तो फिर एडवर्टीजमेंट करोगे।
याद रखो एडवर्टीजमेंट कितने पेपर में होने चाहिए? 2 न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, एक इंग्लिश और एक लोकल। महाराष्ट्र में कौन सा? मराठी। महाराष्ट्र में मराठी पेपर में तुम एडवर्टीजमेंट करोगे। सो सीक्वेंस याद रखो कैसा। पहला तुम रजिस्ट्रार के पास जाओगे, परमिशन लोगे, डीपीटी 1 सबमिट करोगे, उस रजिस्ट्रार ने क्लियरेंस दिया, आफ्टर 30 डेज तुम यही डीपीटी या तो सर्कुलर होगा मेंबर्स को या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होगा, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करोगे। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट की वैलिडिटी होगा 6 महीना, मतलब ये एडवर्टीजमेंट का पैसा तुम 6 महीने तक ले सकते हो। समझ में आया? ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी कितना होगा? 6 महीना। सो सर्कुलर इन लोगों ने लिखा नहीं है बट कहीं ना कहीं लेना। हाँ, या वैलिडिटी, ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी कितना होगा मुझे बताओ? 6 महीना। अब वापस से एक बार नंबरिंग का काम शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम किसके पास गए? रजिस्ट्रार के पास। क्या सबमिट किया मुझे बताओ? Fill. DPT 1 DPT 1. कितने दिन रुके? फिर कितने दिन रुके? 30 days. 30 डेज। उसके बाद तुमने सर्कुलर भेजा मेंबर्स को, यदि मेंबर्स है पब्लिक है तो तुम एडवर्टीजमेंट करोगे। कितने न्यूज़पेपर में करोगे? 2. 2। एक इंग्लिश होगा और एक वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर मतलब 30 महाराष्ट्र का days. 3. मराठी, गुजरात का गुजराती। ठीक है, लोकमत किसी में भी कर सकते हो। ये एडवर्टीजमेंट की वैलिडिटी कितना टाइम फ्रेम होगा? 6 months. 6 मंथ्स। अब वापिस से पीछे आते हैं। तुम बोलोगे क्यों? यूनिवर्सिटी ने पक्का नहीं किया। मैं तो उसको करके दे रहा हूं तुमको। अभी वापिस पीछे आओ। अब सोचो तुमने न्यूज, एक काम करते हैं, तुम कंपनी हो, तुमने, मैं रजिस्ट्रार हूं, तुम मेरे पास आए, डीपीटी 1 सबमिट किया, 30 दिन बाद तुमने यही डीपीटी 1 सर्कुलर के रूप में भेजा और एडवर्टीजमेंट के रूप में भेजा। कौन से न्यूज़पेपर में? 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश नॉर्मली टाइम्स ऑफ इंडिया और एक लोकल। उसके बाद तुमने क्या किया? कितना टाइम? ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी कितना है? 6 months अभी सोचो कि मिस्टर ए, एक काम करो ना, मैं सपोजली मैं डिपॉजिट होल्डर हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं कि भाई पैसा लो, बराबर है? नाउ टेल मी, तुम मुझे कुछ तो फॉर्म दोगे ना? एडवर्टीजमेंट तो न्यूज़पेपर में था, तुम 6 मुझे months. कोई तो फॉर्म दोगे ना? तुम मुझे एक फॉर्म दोगे कि भाई फॉर्म लो, भरो। मैं तुम्हारा फॉर्म भरूंगा, उसमें नेम, मेरा नाम, डिटेल्स, पैन कार्ड, वो सब रहेगा। नाउ तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? एप्लीकेशन फॉर्म, तुम मुझे क्या बोलोगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरो। इसमें तो कुछ लर्न करने लायक है नहीं, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरो। अच्छा, मैं बोलूंगा मेरा दोस्त, मेरे 4-5 दोस्त है, तुम बोलोगे सॉरी सर, सिर्फ 3 जन मिलकर भर सकते हैं, या तो अकेला। मैं अकेले, 99% लोग तो अकेले ही भरते हैं। ज्वाइंट नाम से अलाउड है, यस, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग। कितने लोग मिलकर भर सकते हैं? कितने लोग ज्यादा से ज्यादा मिलकर भर सकते हैं? 3 लोग, बराबर है? अब नेक्स्ट इज नॉमिनेशन। यदि मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है, तो मैं नॉमिनी कर सकता हूं कि इफ समथिंग हैपन्स, पैसा मेरे माता या पिता किसको जाएगा? हस्बैंड रहा तो वाइफ, वाइफ रहा तो हस्बैंड, नहीं तो माता पिता, नहीं तो बच्चे का नाम तुम नॉमिनी दे सकते हो। तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम नॉमिनी नहीं सबमिट करो तो भी चलेगा, वो तुम्हारा चॉइस होगा। भाई डेथ, तुमको पता है तुम अमर हो, तुम कभी मरोगे ही नहीं, तो भाई तुम नॉमिनी डालो ही मत। तुमको लगता है कि तुम्हारा जीवन तुम सदैव जियोगे। 2 पार्टिसिपेंट्स हैज रेज्ड हैंड, पूछो क्या पूछना है? सर अगर वो मतलब ये आपने जो बोल रहे सर, वो नॉमिनी का नाम सर मतलब जब फॉर्म भर रहे तभी डालना पड़ता है या मतलब बाद में डाल सकते हैं? बाद में डाल तो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डालना अच्छा, क्योंकि बाद में आसान नहीं होगा, तुमको वापस कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। बैंक्स में भी तुमने स्टार्टिंग में नहीं डाला, बाद में डाला तो भी चलता है, लेकिन फिर प्रोसीजर तुम्हारा बढ़ेगा, जाके फॉर्म भरो, झंझट बहुत रहता है। इसलिए मेरा एडवाइस है कभी भी नॉमिनी स्टार्टिंग में डालना चाहिए। बाद में अलाउड होगा ना, सीधी बात है, कैंसिल तो नहीं होगा। तुम बाद में क्या होता है कि नॉमिनी डालना जरूरी है, कुछ हो जाता है तो पैसा किसको जाएगा? रिलेटिव्स को जाएगा। और सर अगर उसने नॉमिनी का नाम नहीं डाला और अगर वो उसका डेथ हो गया तो फिर किसी को भी नहीं तो मिलेगा फिर पैसा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड है तो माता पिता, मैरिड है वाइफ नहीं है तो बच्चे, बच्चे नहीं है तो फिर माता पिता। ऐसे एक क्राइटेरिया है, ठीक है? उसके अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है ये एलएलबी में सिखाते हैं,
विल के दो प्रकार होता है, एक मरने से पहले पिताजी ने विल बनाया, किसको जाएगा, विल नहीं बनाया, आई थिंक टेस्टेटर विल ऐसे कुछ वो रहता है, ठीक है, बट वो तुमको तीन। सिलेबस में नहीं है, वो अलग अलग एक्ट है उसका। और कोई कुछ पूछना चाहता है? वापिस से एक बार, पहले किसके पास गए बताओ फटाफट? रजिस्ट्रार के पास। आरओसी आरओसी कौन सा फॉर्म सबमिट किया? DPT1. DPT1 डीपीटी कितने दिन रुके? 30 डेज 30 days 30 डेज के बाद क्या किया? सर्कुलर भेजा, Advertisement. या तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में सर्कुलर कितने या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट? कम से कम 2 दो, एक इंग्लिश और 3 एक वर्नाक्युलर, ठीक है, लोकल की बात। तो उसके एडवर्टाइजमेंट का वैलिडिटी कितना टाइम फ्रेम होगा? 6 months. 6 6 मंथ। मंथ तुमने जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया, लोगों ने पढ़ा, उसमें से सपोजिटली मैं आता हूँ एज अ डिपॉजिट डिपॉजिट होल्डर, होल्डर मैं डिपॉजिट होल्डर बना नहीं हूँ, मैं पैसा देने के बाद तुम सर्टिफिकेट देने क्या दोगा, मैं आता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? Application form. एप्लीकेशन मैं फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा। जॉइंट नेम कितने तक अलाउड है? मैक्सिमम 3 application 3 members मिनिमम 1, सीधा हिसाब है, मिनिमम 1, One. और ज्यादातर एक ही लोग होंगे। तुम क्या उसमें एक फैसिलिटी भी रहेगा, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में मैं नॉमिनी हूं तो मुझे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऐसा है कि डिपॉजिट का पैसा मैं जो भर रहा हूं वो मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया, मेरे सेविंग्स में से ही मैं कर सकता हूं, कर्जा लेके डिपॉजिट का पैसा नहीं दे सकते, आरबीआई के कायदे हैं। सो जब तुम आरबीआई रजिस्ट्रार के पास जाते हो, फिर एडवर्टीजमेंट करते हो 2 न्यूज़पेपर, फिर 6 महीना रुकते हो, जब डिपॉजिट होल्डर जो बनने वाला है वो आता है, तो तुम क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म दोगे। एप्लीकेशन फॉर्म कौन भरेगा? डिपॉजिट होल्डर। उसको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा कि भाई जो भी वो पैसा दे रहा है कंपनी को, वो पैसा उसने कहीं से भी कर्जा लिया नहीं। तुम जॉइंट नेम ज्यादा से ज्यादा कितने तक जॉइंट नेम अलाउड है बताओ? 1 2 3 3 कितना है? 3, मैक्सिमम 3, मिनिमम कितना है? 1, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या बोलोगे? नॉमिनेशन करोगे, और एज अ प्रोफेशनल मैं तुमको क्या बोलूंगा? नॉमिनी करना ही चाहिए। नहीं किया तो फिर वो कोर्ट में मैटर जाएगा, कोर्ट देखेगा विल बनाया है कि नहीं बनाया, नहीं बनाया तो बहुत झंझट है। तुमको बताओ, मेरे एक दोस्त के फादर गुजर गए थे, उन्होंने विल नहीं बनाया था, ये भाई को कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा आया था सब एफिडेविट कराने के लिए। बैंक में नॉमिनी नहीं कराया तो उसका 20,000 रुपए उड़ गया। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी नकली, अब मैं बताने जाऊँ स्टोरीज तो मेरे को और 10 घंटे लगेंगे पूरा स्टोरीज बताने अलग अलग, मैं उतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए नॉमिनी कभी भी होना चाहिए। समझ में आया सबको ये पार्ट? यस और नो? यस सर नाउ अभी कॉमन सेंस है। अच्छा, इसमें मैं तुमको सिक्योरिटी का भी जोड़ सकता हूँ। अभी ध्यान से सुनना, ये पॉइंट नंबर 9 एप्लीकेशन फॉर्म के पहले बैठता है। हाँ मुस्तफा, क्या पूछना चाहता है? मुस्तफा नताजी हाथ रेस किया तूने। सर वो चार्ज खत्म हो रहा है सर, क्या हो तो रहा है एग्जिट खत्म? कर सकता हूँ हाँ सर, चार्ज खत्म हो हाँ, गया। जिसको एग्जिट करना है करो, मैं आगे ले रहा हूँ। नाउ सबसे पहले तुम क्या करोगे, अभी ध्यान से सुनना कैसे प्रोसीजर है। मैं तुमको वापिस से एक नया सीक्वेंस दे रहा हूँ, तुमको बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम सबसे पहले किसके पास जाओगे बताओ? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन सा फॉर्म सबमिट करोगे? DPT1. अच्छा, अब डीपीटी मैं तुमको 1 DPT1 में तुमको DPT1 और एडवर्टीजमेंट के बीच का भी एक और स्टेज बता रहा हूँ। तुम यदि सिक्योर्ड, मतलब मैं तुमको 2 पॉइंट बता रहा हूँ। कौन सा पॉइंट नंबर? ये जो इन लोगों ने बनाया ना, जो चौथा पॉइंट दिख रहा है तुमको, चौथा यहाँ पे दिख रहा है, चौथा मेरे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, हाँ सर. चौथा, यदि तुमको सिक्योर्ड करना है तो इन लोगों ने एक्चुअली गड़बड़ी किया, जिसने भी सेट किया उसने थोड़ा चौथा और 9वां साथ में रखना चाहिए था, तुम साथ में रख देना। अब ये पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं मैं, अब तुम बोलोगे बार बार रिपीट हो रहा है, कोई चिंता नहीं। तुम DPT1 लेकर जाओगे रजिस्ट्रार के पास, सबमिट करोगे, जैसे 30 दिन गुजर जाते हो, तुम अभी तैयार हो एडवर्टीजमेंट के लिए। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट तुम्हारे पास ऑप्शन है, अनसिक्योर्ड तो कोई खरीदेगा नहीं, आज के तारीख भारत में तो लोग डरते हैं, कोई नहीं खरीदेगा। तो तुम चाहोगे तुम्हारा जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी गिरवी करना, तो तुम क्या करोगे? जो गिरवी रखना चाहते हो जमीन, ठीक है ना, तो जमीन गिरवी रखना चाहते हो तो तुम गिरवी रख सकते हो, तो सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन सिक्योर्ड जैसे तुम बैंक से कर्जा लेते हो, मैंने बताया था, तो होम लोन के कागजात बैंक के पास गिरवी रहता है।
उसी प्रकार से यदि तुम गिरवी जमीन करना चाहते हो तो तुमको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ? डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ। ये डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन है? डिपॉजिट होल्डर सपोजिटली 1000 लोग हैं, उसमें से 4-5 लोग को मिलकर 1000 लोगों ने 4-5 लोगों को चुना है, उन लोग को डिपॉजिट ट्रस्टी बोला जाएगा। डिपॉजिट ट्रस्टी और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं ट्रस्ट डीड। वो एडवर्टीजमेंट के 7 दिन पहले, ठीक है, ये डीड साइन हो जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि जब तुम रजिस्ट्रार के साथ डीपीटी 1 क्लियर करते हो, ठीक है, रजिस्ट्रार के 30 दिन बाद तुम एडवर्टीजमेंट के लिए तैयार हो, लेकिन तुमको और रुकना होगा यदि तुम्हारा सिक्योर्ड है तो। क्यों? क्योंकि तुमको डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट को डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते हैं या ट्रस्ट डीड सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट डीड के अनुसार यदि कंपनी डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट और डिपॉजिट का पैसा नहीं देते हैं तो ये ट्रस्ट डीड कंपनी को बंद करने के लिए, मतलब कंपनी का पैसा बंद करने के लिए नहीं, ब्याज और जो डिपॉजिट का रकम पैसा पाने के लिए NCLT के पास जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं कि भाई हमारा पैसा मिला नहीं है तो हमको पैसा दिलवा दो। फिर NCLT कंपनी को नोटिस भेजेगा कि पैसा दो, ठीक है ना। या कुछ अर्जेंट मैटर रहा तो ये डिपॉजिट ट्रस्टी मीटिंग भी आयोजन कर सकते हैं, या 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर, 100 में से 10 डिपॉजिटर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मीटिंग बुलाओ, कुछ अर्जेंट मैटर है। लेकिन ज्यादातर अर्जेंट रहता नहीं, इनको सिर्फ ब्याज से मतलब रहता है, कंपनी ब्याज रेगुलर दे रही तो मीटिंग कुछ बुलाया नहीं जाएगा। सो वापिस से एक बार, पहला बार तुम डिपॉजिट पहला किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। कौन सा फॉर्म सबमिट करोगे? DPT 1, ठीक है ना। DPT 1 फॉर्म सबमिट करोगे, उसके बाद क्या करोगे? तुम बताओ क्या करोगे? सर 30 days वेट करेंगे। 30 डेज वेट करोगे, उसके बाद क्या करना चाहोगे? सर्कुलर या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट? नहीं, लेकिन उसके पहले तुम एडवर्टीजमेंट से पहले क्या सिक्योर्ड है तो क्या करना चाहोगे? सर एग्रीमेंट करना चाहोगे अपॉइंटमेंट डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, बराबर है। हाँ, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? ट्रस्ट डीड। वो ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड होगा DPT 2 में, मतलब तुमको याद हो जाएगा। अभी देखो DPT 1 इज रजिस्ट्रार को सबमिट करना है, DPT 2 जो तुम्हारा ट्रस्ट डीड साइन हुआ है विद द कंपनी वो DPT 2 में होगा। अब DPT 2 कितने दिन पहले होना चाहिए एडवर्टीजमेंट के? कंपलसरी 7 दिन पहले। जैसे ही तुमने साइन किया उसके 7 दिन बाद तुम एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। मतलब क्राइटेरिया है, पहले रजिस्ट्रार के पास जाओ, DPT 1 सबमिट करो। DPT 1 जैसे ही सबमिट किया 30 दिन रुको, 30 दिन बाद क्या अनसिक्योर्ड है तो कोई बात नहीं, तुम एडवर्टीजमेंट तुरंत कर सकते हो। सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड करने के लिए तुमको कंपलसरी डिवेंचर ट्रस्टीज के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड कौन से फॉर्म में होगा? DPT 2। कितने दिन पहले सबमिट करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट के 7 दिन पहले। सबमिट नहीं, साइन करना पड़ेगा दोनों पार्टीज, कंपनी और डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी कौन है? सॉरी, डिवेंचर नहीं, डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है? डिपॉजिट होल्डर द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग हैं। अब तुमने एडवर्टीजमेंट कर दिया, कितने न्यूज़पेपर में होगा? कम से कम 2। उसमें से एक कौन सा होगा? इंग्लिश, और एक कौन सा होगा? वर्नैक्युलर। उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी local। कितना होगा? ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी कितना होगा? ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी कितने महीने होंगे? 6 महीना। समझ में आया? जब भी एडवर्टीजमेंट डालोगे, जिस दिन एडवर्टीजमेंट डालो उसका वैलिडिटी क्या होगा? 6 महीना। समझ में आया सबको? यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है किसी का? हेलो? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।